हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने देखा कि गोल्जी बॉडी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। साथ ही साथ हमने गोल्जी बॉडी के फंक्शंस और लाइसोसोम को भी डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं, वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल क्या होती है, वैक्यूल के बारे में हम समझ लेते हैं बेटा। तो वैक्यूल भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर है बेटा? ये भी सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे, डिस्कवर्ड बाय एवी ल्यूवेनहॉक। ठीक है बेटा, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे एवी ल्यूवेनहॉक। इसका जो जितने बेटा हमने देखा कि लाइसोसोम्स या फिर वैक्यूल्स, ये सब स्ट्रक्चर जो है ये कैसी सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इनके अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है और इनके अंदर काफी सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो मेम्ब्रेन of vacuole is called टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। वैक्यूल कंटेन वेस्ट मटेरियल। वैक्यूल के अंदर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है, सच एज पिगमेंट्स, गैसेस, ठीक है, स्टोर्ड फूड एंड वाटर। ठीक है बेटा, तो वैक्यूल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। वैक्यूल की डिस्कवरी एवी ल्यूवेनहॉक ने की थी। वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल के अंदर काफी सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्टोरेज का काम करती है। साथ ही साथ में टर्जर प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो वैक्यूल कंटेन वेस्ट मटेरियल सच एज पिगमेंट्स, गैसेस, स्टोर्ड फूड एंड वाटर। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब आपको पता है बेटा कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल कैसी, प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल कंटेन अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है। इट मेंटेन टर्जर प्रेशर। टर्जर प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है ये। टर्जर प्रेशर क्या होता है बेटा? वैक्यूल का जो सेल वॉल पे प्रेशर अप्लाई होता है उसे बोलते हैं हम टर्जर प्रेशर। तो प्लांट्स में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, हमने डिस्कस किया था। जहां पर हमने प्लांट्स और एनिमल के डिफरेंसेस देखे थे, वहां पर हमने डिस्कस किया था बेटा कि प्लांट्स के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है और इसी की वजह से न्यूक्लियस की पोजीशन एसेंट्रिक होती है, न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल टर्जर प्रेशर को मेंटेन करती है। ठीक है, इसके बाद में कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कुछ प्रोटोजोन्स है, उनके अंदर भी वैक्यूल की प्रेजेंस देखी जाती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, secretion, storage,
ठीक है बेटा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, सीक्रेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इन सम प्रोटोजोन्स। या फिर लिख सकते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है बेटा। तो ये एक्सक्रीशन, सीक्रेशन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है। जितने भी प्रोटोजोन्स है उनके अंदर प्रेजेंट होती है। नोट डाउन कीजिए। तो वैक्यूल बेटा क्या है? वैक्यूल एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है। वैक्यूल के अंदर जितने भी मटेरियल प्रेजेंट होता है, जितना भी वेस्ट पार्ट प्रेजेंट होता है, उस वेस्ट पार्ट को बोलते हैं हम बेटा सेल शेप। क्या बोलते हैं? सेल शेप। अब प्लांट के अंदर भी वैक्यूल प्रेजेंट है। प्लांट के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, या फिर कुछ छोटी छोटी वैक्यूल प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर भी, जैसे कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी वैक्यूल की प्रेजेंस देखने को मिलती है, जहां पर ये वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। ठीक है। साथ ही साथ में सीक्रेशन में हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, स्टोरेज या फिर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। जैसे अमीबा में बेटा, अमीबा में देखा है आपने कि अमीबा में फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है ना। अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है, तो वहां पर फूड के डाइजेशन में भी ये हेल्प करती है, रोल प्ले करती है। ठीक है। वैक्यूल ज़्यादा इतना ज़्यादा आपको पढ़ने वाला पार्ट नहीं है। वैक्यूल के बारे में आपको समझने वाली चीज़ है। वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है। अमीबा में फूड वैक्यूल होती है बेटा। कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं, जैसे बहुत सारे प्रोटोजोन्स हैं जिनके अंदर, या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जहां पर ये एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है। और इसके अंदर जितना भी वेस्ट पार्ट होता है बेटा, वैक्यूल के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है एक प्लांट सेल के अंदर, उसे बोलते हैं हम सेल शेप, SAP। ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? सेल शेप। साथ ही साथ में ये टर्जर प्रेशर में भी, टर्जर प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है। एक वैक्यूल का सेल वॉल पे अप्लाई जो प्रेशर होता है बेटा, उसको बोलते हैं हम टर्जर प्रेशर। रफ करते हैं बेटा इसको। कुछ और छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिसको भी हम कवर कर लेते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा पेरोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स। तो ये भी बेटा एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। ये भी कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। कैसा है बेटा? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसकी डिस्कवरी की थी बेटा, डिस्कवर्ड बाय डी ड्यू। जो क्रिश्चियन डी ड्यू थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। इट कंटेन peroxidase enzyme which helps in photorespiration and lipid metabolism। तो ये जो बेटा एंजाइम होते हैं इसके अंदर, ये फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को बनाने में हेल्प करते हैं, C2C3 साइकिल में हेल्प करते हैं बेटा। साथ ही साथ में लिपिड को मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं, लिपिड को कैटालाइसिस करने में भी हेल्प करते हैं ये एक एनिमल सेल के अंदर। ठीक है। जितने भी टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको भी ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करते हैं।
लीवर सेल्स के अंदर इनके नंबर काफी ज्यादा होते हैं। तो हमने देखा कि वैक्यूल क्या होती है। वैक्यूल छोटा सा पार्ट है बेटा, हमने उसको डिस्कस कर लिया। ऐसे पेरोक्सिसोम्स के बारे में कई बार छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं। तो पेरोक्सिसोम्स के अंदर पेरोक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और ये एंजाइम लिपिड के कैटालिसिस में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ में फोटो रेस्पिरेशन जो कि प्लांट्स में होता है उसमें भी हेल्प करते हैं। वैक्यूल टर्जर प्रेशर मेंटेन करती है। वैक्यूल के डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं बेटा। वैक्यूल के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे बोलते हैं हम सेल सेप, और यही सेल सेप टर्जर प्रेशर मेंटेन करता है। ठीक है, तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब हमारे जितने भी मेजर टॉपिक्स थे वो सब कवर हो चुके हैं। मेजर सेल ऑर्गेनल सारे कवर हो चुके हैं। अब हमारे कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे से सेल ऑर्गेनल है, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने डिस्कस किया पहले वैक्यूल को और उसके बाद में पेरोक्सिसोम। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तो समझ में आ गया। इसके बाद हम एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये अभी तक हमने देखे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और अभी जो हमने डिस्कस किया बेटा पेरोक्सिसोम्स, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, और इसमें डिस्कस करते हैं बेटा हम राइबोसोम। ठीक है, इसमें डिस्कस करते हैं बेटा हम राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होता है बेटा? राइबोसोम्स अलग अलग टाइप के होते हैं। हमने देखा था जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस कर रहे थे, जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को डिस्कस किया था, तो हमने देखा था कि 70s और 80s दो टाइप के राइबोसोम होते हैं। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्लॉड एंड पैलेड। क्लॉड और पैलेड ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, it helps in protein synthesis। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है बेटा ये। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? प्रोटीन फैक्ट्री। और इन राइबोसोम को बनाने का काम कौन करता है? तो न्यूक्लियोलस। हमने न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी न्यूक्लियोलस, जो कि नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, और यही न्यूक्लियोलस इस राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो राइबोसोम फैक्ट्री कौन था? न्यूक्लियोलस। और राइबोसोम को बोलते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, अब राइबोसोम्स भी कुछ जो होते हैं फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और कुछ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स भी कुछ ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो कि फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, और कुछ राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो फ्रीली राइबोसोम जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, इसके अलावा जो अटैच्ड होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? कहां होते हैं अटैच्ड राइबोसोम? हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे,
हमने पढ़ा था RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी सरफेस पे ये राइबोसोम अटैच्ड कंडीशन में प्रेजेंट थे। तो दो तरह के राइबोसोम में, एक तो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, दूसरे अटैच्ड राइबोसोम होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस प्रेजेंट होते हैं। और कौन से टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे? हमेशा RER की सरफेस पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे। वहां पर भी जो RER है वो प्रोटीन बनाने का काम कर रहा था। क्यों कर रहा था प्रोटीन बनाने का काम? क्योंकि वहां पर भी राइबोसोम प्रेजेंट थे। लिख लीजिए बेटा, इसके बाद हम टाइप डिस्कस करते हैं इसके। ठीक है, रफ कर रहा हूं बेटा इसको मैं। टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं बेटा हम इसके जो है टाइप्स वो डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो राइबोसोम जितने भी है वो दो सब यूनिट से मिलके बनते हैं बेटा। इनमें दो सब यूनिट होती है और दो टाइप होते हैं बेटा। एक राइबोसोम होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। ठीक है, दो तरह के राइबोसोम होते हैं। और यहां पर जो S है, यहां पर लिख देता हूं बेटा, ये जो S है इसको बोलते हैं हम स्वेटबर्ग कॉफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्वेटबर्ग कॉफिशिएंट। अब 70S राइबोसोम में भी अलग अलग यूनिट होती है और 80S राइबोसोम में भी अलग अलग सब यूनिट होती है। तो इसकी सब यूनिट क्या है? ठीक है, इस तरह की सब यूनिट प्रेजेंट होती है बेटा। 70S राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है, 30S और 50S। 80S राइबोसोम की भी दो सब यूनिट होती है, 40S और 60S। ठीक है, आपसे पूछता है कि 70S की स्मॉल सब यूनिट कौन सी है? तो ये है बेटा स्मॉल सब यूनिट, और ये क्या है? लार्ज सब यूनिट। ऐसे ही ये जो 80S है, 80S की भी दो सब यूनिट है। 80S की भी दो सब यूनिट है, 40S और 60S। 40S सब जो है बेटा ये यहां पर स्मॉल सब यूनिट है और ये 60S क्या है बेटा? ये है एक लार्ज सब यूनिट। ठीक है, तो राइबोसोम देखा हमने, राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। राइबोसोम्स अलग अलग टाइप का होता है। हम ये देख चुके हैं कि 70S राइबोसोम कहां प्रेजेंट होते हैं और 80S राइबोसोम कहां प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें 70S राइबोसोम की, तो 70S राइबोसोम कहां का प्रेजेंट होते हैं बेटा? ये प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, और कहां प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? तो प्लास्टिड के अंदर। ठीक है, अगर हम 80S की बात करें तो 80S प्रेजेंट होते हैं हमेशा यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम दो तरह के राइबोसोम प्रेजेंट है। 70S राइबोसोम के दो सब यूनिट प्रेजेंट है, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। ऐसे ही 80S राइबोसोम की भी दो सब यूनिट प्रेजेंट है, एक 40S और एक 60S। इसमें 40S स्मॉल सब यूनिट है और 60S एक लार्ज सब यूनिट है। तो आपको सब यूनिट में से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 70S की स्मॉल सब यूनिट कौन सी है इन ऑप्शन में से, या फिर लार्ज सब यूनिट कौन सी है। 80S की भी इस तरीके से पूछ लेता है कि स्मॉल सब यूनिट इन ऑप्शन में से कौन सा है, और 60S जो है वो किसकी सब यूनिट है, 80S की है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन इनमें से पूछ लेता है कि 70S राइबोसोम कहां प्रेजेंट होते हैं, तो हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो ही सेल ऑर्गेनेल है जिनके पास में 70S राइबोसोम प्रेजेंट, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे प्लास्टिड। बाकी की यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे हमेशा 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं।
यहाँ पे जो S है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट को। एक साइंटिस्ट थे स्वेडबर्ग, उन्होंने इसको क्लासिफाई किया था सेडिमेंटेशन के रेट पे। और दो तरह के ये राइबोसोम है, 70S और 80S। ठीक है, जो लेस डेंस पार्टिकल थे राइबोसोम के उन्हें नाम दिया 70S, और जो ज्यादा डेंस पार्टिकल थे, हैवी पार्टिकल थे, उनको नाम दिया 80S। तो सेडिमेंटेशन रेट के बेसिस पे इनको दो टाइप में डिवाइड किया है स्वेडबर्ग साइंटिस्ट ने, 70S और 80S। और ये दो सबयूनिट से मिलकर बने होते हैं। सबयूनिट किस तरह की होती है बेटा, अगर आपको मैं एक डायग्राम दिखाना चाहूं तो इस तरीके से एक लार्ज सबयूनिट होती है और उससे एक छोटी सी सबयूनिट यहां पर जुड़ी होती है। ठीक है, ये स्मॉल सबयूनिट होती है और एक लार्ज सबयूनिट होती है। ये स्मॉल है और ये लार्ज सबयूनिट है। तो दोनों ही सबयूनिट आपस में मिलके एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स बनती है इन्हीं राइबोसोम से मिलके बनती है। तो राइबोसोम्स वाला पार्ट इतना ही है बेटा, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, रफ कर रहा हूं बेटा इसको मैं। एक छोटा सा टॉपिक और है बेटा, सेंट्रोसोम। ये भी एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल है। कैसा बेटा, ये भी एक मेम्ब्रेनलेस है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, इस पे कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। साथ ही साथ इसको डिस्कवर किया था वॉन बेनेडन ने। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे बेटा वॉन बेनेडन, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके बाद में it is made up of two granules of सेंट्रियोल्स। तो दो सेंट्रियोल होते हैं एक सेंट्रोसोम के अंदर, दो ग्रेन्यूल सेंट्रियोल्स के मिलके एक सेंट्रोसोम फॉर्म करते हैं, और इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे बेनेडन। राइबोसोम भी एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल है, और ये जो सेंट्रोसोम है ये भी एक कैसा है बेटा, ये सेंट्रोसोम जो है ये भी एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल है। और ये किसके अंदर देखने को मिलता है, तो इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलता है, प्लांट सेल के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। It helps in the separation of chromosomes during कैरियोकाइनेसिस। अब बेटा कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होता है तो उसको बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो जिस टाइम पे सेल साइकिल होता है बेटा, सेल डिवाइड होती है जिस टाइम पे, तो सेल के डिवाइड होने के टाइम पे क्रोमोसोम्स को सेपरेट होने में भी ये सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है, इसको डिस्कवर किया था बेनेडन ने। इसमें दो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उन दोनों ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं बेटा हम सेंट्रियोल्स। और यही सेंट्रियोल्स जो होता है बेटा वो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करते हैं,
और स्पिंडल फाइबर ही क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के टाइम पे यही सेंट्रियोल्स क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। जितने भी सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं उनको सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। तो इट हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस। नोट डाउन कीजिए, एक पॉइंट और लिख लेते हैं इसका हम, ठीक है। रफ कर दूं बेटा इसको मैं, एक पॉइंट और लिख लेते हैं इसका। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट एरिया surrounding the centrosome is called सेंट्रोस्फेयर। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? सेंट्रोस्फेयर। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है एक सेंट्रोसोम की। ये सेंट्रोसोम इस तरीके का होता है बेटा, और सेंट्रोसोम के अंदर क्या होते हैं? दो सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये है सेंट्रियोल, ठीक है। ये है बेटा सेंट्रियोल्स, ये दोनों क्या है? सेंट्रियोल्स। और ये क्या है? ये है सेंट्रोसोम, ठीक है। और इसके आसपास जो ट्रांसल्यूसेंट एरिया होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम सेंट्रोस्फेयर। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रोस्फेयर। और ये सेंट्रोसोम कब अपीयर होता है? तो सेल डिवीजन के टाइम पे ही ये अपीयर होता है, और हमेशा एक एनिमल सेल के अंदर इसकी प्रेजेंस देखी जाती है, प्लांट सेल के अंदर नहीं होता है। कुछ प्रोटिस्ट के अंदर जरूर देखने को मिलता है ये सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे, पैरोक्सिसोम्स, ठीक है, सेंट्रोसोम, इसके बाद में वैक्यूल, ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। कई बार इनमें से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक बेटा। यहाँ तक समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हमने देख लिया बेटा सारी चीजें एक सेल के अंदर। हमने स्टार्टिंग से सेल के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, सेल क्या होती है, कौन कौन से टाइप की सेल होती है, सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी के पॉइंट्स क्या है, ठीक है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होती है, कौन कौन से टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन से होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते कौन से होते हैं, और मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से होते हैं। इसके बाद कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ पॉइंट्स है बेटा, तो कभी कभार आपसे पूछ लेता है कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेल कौन सी बेटा? तो ऑस्ट्रिच एग सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी सेल है ऑस्ट्रिच एग सेल। अगर आपसे पूछ लेता है कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, तो है बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, एक प्लांट सेल के अंदर भी और एक एनिमल सेल के अंदर भी, दोनों सेल के अंदर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस। अगर आपसे पूछ ले कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है सेल के अंदर, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, तो है राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता है कि अगर आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो है बेटा फीमेल गैमेट, जिसे बोलते हैं एग सेल, है ना, या ओवा। अगर आपसे पूछ ले कि स्मॉलेस्ट
सेल इन ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? तो कई बार आपको ऑप्शन दिखाई देता है स्पर्म सेल, जो कि एक मेल गैमेट है। अगर ये नहीं दिखाई देता है तो वहां पर आपको दिखाई देगा आरबीसी। तो आरबीसी एक स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और स्पर्म भी एक स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर दोनों आपको ऑप्शन देता है और पूछ लेता है इन दोनों में से सबसे छोटी कौन सी है, तो हमेशा स्पर्म सेल ज्यादा छोटी होती है एक आरबीसी की कंपैरिजन में। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है आपको। पूछ लेता है कि लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी कौन सी है? ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी ह्यूमन बॉडी के अंदर? लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस है बेटा। लार्जेस्ट मतलब बड़ी, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी सेल। ठीक है, सबसे लंबी सेल कौन सी है नर्व सेल। कौन सी बेटा? नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। और कौन सी? तो मोटर नर्व सेल। ठीक है, अलग अलग टाइप की नर्व सेल होती है, तो मोटर नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन आ जाते हैं कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो ऑस्ट्रिच एग सेल। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसको हम सेल में कंसीडर करते हैं। ठीक है, और वो सबसे बड़ी सेल है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस, सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है एक सेल के अंदर, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल एक सेल के अंदर है राइबोसोम। लार्जेस्ट सेल कौन सी ह्यूमन बॉडी के अंदर है ना, तो एग सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? तो स्पर्म सेल या फिर आरबीसी, जो रेड ब्लड कार्पसेल्स हैं वो दोनों स्मॉलेस्ट सेल है। अगर इन दोनों में भी ऑप्शन में दे दे आपको तो स्पर्म सेल ज्यादा छोटी होती है एक आरबीसी की कंपैरिजन में। लॉन्गेस्ट सेल पूछ ले ह्यूमन बॉडी के अंदर तो न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल। ठीक है, न्यूरॉन्स बोलते हैं नर्व सेल को, तो कई बार आपको नर्व सेल ना देके वहां पे वर्ड दे देता है न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स एक लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन देता है आपको। फिर नाम से रिलेटेड क्वेश्चन देता है कि प्रोटीन फैक्ट्री क्या है, तो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं हम राइबोसोम को। इसके बाद में राइबोसोम फैक्ट्री किसे बोलते हैं, तो न्यूक्लियोलस को। ठीक है, राइबोसोम फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो न्यूक्लियोलस को। इसके बाद में आपको पूछ लेता है कि हेडक्वार्टर ऑफ द सेल कौन है, तो न्यूक्लियस है ना। इसके बाद में बॉस ऑफ द सेल कौन है, तो न्यूक्लियस। मास्टर ऑफ द सेल कौन है, न्यूक्लियस। अगर आपसे पूछ लिया माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं बेटा हम, जनरेटर ऑफ द सेल है ना, क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन करता है, प्लास्टिड फूड का प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं फूड फैक्ट्री। क्लियर। इसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं बेटा साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी को बोलते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल। ठीक है, लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस और मिल सकते हैं। तो ये हमारा सेल वाला पार्ट बेटा कंप्लीट हो चुका है।